इस वीडियो में हम लोग इस पेपर का सेक्शन बी डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, कैलकुलेट मास ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे एक कंपाउंड है जिसका मास बताना है, मतलब WB आपको बताना है, जिसका मोलर मास 256 मतलब MB दिया हुआ है, टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये आपका हो गया सॉल्वेंट का मास, मतलब WA। टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाई 0.48, ये हो गया डेल्टा TF, और ये KF की वैल्यू दिया गया है। तो चलिए हम लोग डिप्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, और वो फार्मूला होता क्या है, डेल्टा TF इक्वल टू KF WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। यहाँ पे हम लोग आई फैक्टर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई फैक्टर के लिए कुछ बोला नहीं गया है। डेल्टा TF की वैल्यू यहाँ पे है 0.48 इक्वल टू KF की वैल्यू है 5.12 मल्टीप्लाई WB आपको बताना है, ऊपर मल्टीप्लाई 1000 से है, नीचे आपको लिखना है MB मीन्स 256, और मल्टीप्लाई आपको करना है 75। इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप WB लिख सकते हो 0.48 मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाई 5.12 इंटू 1000। इसी को सॉल्व कर देना है। यहाँ पे 2 डिजिट से डेसिमल हटा दिया, 256 2 जा 512 होता है, ये 2 हो गया, 2 से इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाई 1000, और ऊपर सॉल्व करोगे तो आएगा 1800, नीचे 1000 है, सॉल्व करने पे 1.8 ग्राम आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1.8 ग्राम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सच रिएक्शन। अब यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्डर बोल रखा है, इसलिए जो रेट लिखोगे वो लिखोगे K इंटू कंसंट्रेशन जो भी होगा, और उसके पावर आपको 2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब कंसंट्रेशन को आप डबल कर दोगे तो 2 का पावर करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 4। मतलब पहले के लिए अगर रेट होगा K, तो दूसरे के लिए रेट हो जाएगा 4K, मतलब ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए आपको लिख देना है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। दूसरा कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, किसी भी ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब आप यूनिट लिखते हो तो क्या लिखते हो, मोल बाय लीटर पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो जब n की वैल्यू यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर के लिए 2 यूज करोगे, ये 1 माइनस 2 करने पे -1 आएगा, मतलब आपका यूनिट हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स, ये इसका हो जाएगा यूनिट। क्वेश्चन नंबर 19 है, when a coordination compound this is mixed with AgNO3, 2 mole of AgCl are precipitated per mole of the compound, then write structural formula and name। अब ये वर्नर थियरी पे बेस्ड है, और वर्नर थियरी के हिसाब से क्या है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एनायन, उन्हीं का आयनाइजेशन होता है और वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे AgNO3 के साथ रिएक्शन करने के बाद 2 मोल आपको AgCl मिलता है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स में जो आयनाइजेबल क्लोरीन होगा वो 2 होगा, इसलिए 2 क्लोरीन को आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखना है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो अंदर आपके लिगेंड केवल 6 होने चाहिए, और आप यहाँ पे न्यूट्रल को चेंज कर सकते हो, लेकिन तो जो नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं उनके नंबर को कॉम्प्लेक्स से आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते, अदरवाइज ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्टर्ब होगा। इसलिए क्लोरीन 3 है, तो आप 2 क्लोरीन जब बाहर लिखोगे तो 1 क्लोरीन अंदर लिखना पड़ेगा, और जब 1 क्लोरीन अंदर आएगा एज अ लिगेंड तो आपको वाटर लिखना पड़ेगा अंदर केवल 5, तो 1 वाटर हम यहाँ से हटाएंगे। तो जो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, क्रोमियम 1 Cl आएगा, और H2 आएगा 5 टाइम्स, और बाहर आपको लिखना पड़ेगा Cl2। ये हो गया पहले का आंसर। अब हम लिखेंगे इसका IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखेंगे तो यहाँ पे इसका नाम A से शुरू होगा वाटर का, इसका C से, इसलिए पहले आपको वाटर का लिखना पड़ेगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे पेंटा एक्वा, उसके बाद लिखोगे क्लोराइडो, क्लोराइडो के बाद आएगा क्रोमियम, ये सारा नाम एक ही वर्ड में होना चाहिए, मतलब बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट,
दो क्लोरीन बाहर है, एक अंदर, मिलके कुल 3 होगा, इसलिए थर्ड। और उसके बाद लिख देना है आपको क्लोराइड। ये इसका हो जाएगा नाम। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाई क्लोरोफॉर्म इज ऑलवेज केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल। क्लोरोफॉर्म है, अगर इसको कहीं पे मिल जाता है एयर और प्रेजेंस सनलाइट का, तो ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है एक पॉइजनस गैस जिसको बोलते हैं फॉस्जीन, COCl2। बैलेंसिंग करोगे तो इस तरीके से बैलेंस होगा और बनेगा साथ में HCl। तो जो फॉस्जीन गैस है, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो क्लोरोफॉर्म है उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखते हैं पहले, जिससे कि ऑक्सीजन ना मिले, और डार्क कलर बॉटल में रखते हैं ताकि उसको सनलाइट ना मिले। तो जब ये इसको कंडीशंस नहीं मिलेगी तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ये पॉइजनस गैस नहीं बनेगी। इस फॉस्जीन गैस के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसको इस तरीके से स्टोर करते हैं। इसका बी पार्ट है, why does para dichlorobenzene have a higher melting point than its ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, अगर उसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेंजीन में आपको इस तरीके से दो क्लोरीन लगाना होगा, और इसका जो मेटा और आर्थो आइसोमर्स होते हैं, उसमें आर्थो में आप यहाँ लगाते हो Cl, और मेटा में आपको Cl लगाना होता है यहाँ पे। तो इन दोनों स्ट्रक्चर से अगर इसके स्ट्रक्चर को आप कंपेयर करोगे तो ये वाला ज्यादा आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है, एंड वी नो दैट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल। और जब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा तो वहां पे क्या होगा, उसका जो इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ वो ज्यादा होता है, और इसलिए उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है। और इन दोनों के अंदर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम रहता है। अब इसी में इसका आर वाला पार्ट है, ब्रिंग आउट फॉलोइंग कन्वर्जन, जिसमें पहला है प्रोपीन को 1 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। प्रोपीन मतलब हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको चेंज करना है 1 ब्रोमो प्रोपेन में, मीन्स CH3 CH2 CH2 एंड Br। अब कार्बन नंबर 1 पे Br लगाने का मतलब इसका डायरेक्ट रिएक्शन हम लोग करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को यूज करके। मतलब इसका रिएक्शन आपको HBr के साथ कराना है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये एक ही स्टेप में कन्वर्जन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दूसरा कन्वर्जन है उसमें बेंजीन को कन्वर्ट करना है बाईफिनाइल में। तो जो बेंजीन है वो आपका ये होता है, और बाईफिनाइल आपका होता है जिसमें दो बेंजीन को इस तरीके से हम लोग अटैच कर देते हैं। अगर बाईफिनाइल आपको बनाना है तो एक रिएक्शन आपको याद आ रहा होगा जिसको हम लोग कहते हैं फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन से इसको बना सकते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले हेलोबेंजीन। तो इसका सबसे पहले हम लोग कर देते हैं क्लोरीनेशन। तो और क्लोरीनेशन सनलाइट प्रेजेंस में यहाँ पे नहीं होगा, इसके लिए आपको FeCl3 यूज करना है, या फिर डायरेक्ट आप आयरन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बना दोगे क्लोरोबेंजीन, और इसी के दो मॉलिक्यूल को आपको यूज कर लेना है सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो दो बेंजीन रिंग आपस में बाइंड हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा बाईफिनाइल में। इस तरीके से इसका कन्वर्जन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। तो जो फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन है इसमें बहुत सारे डिफरेंस है, जिसमें फाइब्रस प्रोटीन को लिख सकते हो कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, इसको लिख सकते हो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये वाटर सॉल्युबल होता है, और जो ये फाइब्रस प्रोटीन होता है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता। इसके अलावा आप लिख सकते हो जो ग्लोबुलर प्रोटीन है पीएच और टेम्परेचर के रिगार्डिंग ज्यादा सेंसिटिव होता है, और ये वाला ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड और डाई सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा इंटरेक्शन में। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड और डाई सल्फाइड बॉन्ड के अलावा आयनिक इंटरेक्शन और डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है। एग्जाम्पल में फाइब्रस में वो सारे प्रोटीन लिख सकते हो जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जिसमें नेल, हेयर, मसल्स, हॉर्न, फेदर, सिल्क, सारे प्रोटीन आ जाएंगे। और ग्लोबुलर में एक एल्बुमिन आता है, हीमोग्लोबिन आता है, हार्मोन्स आते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। इसी में बी पार्ट कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ये पीएच और टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। मतलब अगर पीएच और टेम्परेचर में किसी को भी आप चेंज करते हो तो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर। और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है इसका सारा नेचर यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, और यही प्रोटीन के स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से जो उसका नेचर बदलता है उसी को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। जैसे जब आप एग को बॉयल करते हो तो एग के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, जो कि होता है कौन से स्ट्रक्चर,
टर्शियरी स्ट्रक्चर। और जैसे आपने बॉयल किया मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या करता है वो फाइब्रस प्रोटीन में चेंज हो जाता है, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब उसका नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया, पहले सॉल्युबल था वो इनसॉल्युबल हो गया, पहले ग्लोबुलर था वो फाइब्रस हो गया। इसी को डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन हम लोग बोलते हैं। ये किसकी वजह से होगा? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। चलिए, सेक्शन सी में हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।